वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल यस के एम स्टडी हुआ फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है आपके लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो अति महत्वपूर्ण 51 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न है जो आप कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के 51 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर करते हो लाइक कर। चलिए देखते हैं इसमें ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप लोग साथ साथ कमेंट करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, और सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग साथ साथ आंसर भी देते चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, जिसका आंसर सही होगा वो जान लीजिए कि उनकी तैयारी बेहतर हो रही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलाम, या जूल प्रति न्यूटन। चार ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में अगर आपके सही आंसर की बात करेंगे, मेरे पेरेंट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। जो इलेक्ट्रॉन पर होगा वो गमन पथ कैसा होगा? जब जब एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो गति होगी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है, कुंडली के आकार का, या परवलयाकार होती है। अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश किया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी गति जो होगी, उसका जो गमन होगा वो किस तरीके से चलेगा? तो वो परवलयाकार चलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का पालन करती है? तो यहाँ बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जो व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती है। देखिए इसमें बात करेंगे, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन नहीं करती। देखिए आपको ऑप्शन बता देंगे, उसके साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बी नंबर में क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगा। या वैद्युत विभव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विभव, या आवेशित गोले के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। बस आप लोग पढ़िए, और एग्जाम में आपको 95 प्लस लाना है। इससे कम तो बात ही नहीं करनी है। और अच्छी तरीके से आप लोग बस जितना चीज़ें बताई जा रही हैं सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है। यहाँ से आपको जितने बहुविकल्पी होंगे सारे बहुविकल्पी फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 51 क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। और साथ साथ आप लोग आंसर भी देते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपके सामने चौथा प्रश्न आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि एग्जाम में बार बार आया। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि वैद्युत वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है। यानी वैद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से क्या है? जुड़ा है। सेल का टर्मिनल विभवांतर वी हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, स्मॉल आर की बात कर रहा है, यानी कि स्मॉल आर बराबर क्या होगा? ठीक है, 2 × E - V/R, 2 × E - V/R/V, या E - V/R/V, या E - V/R/2V। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा E - V/R/V। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने देखिए कुछ तरीके से आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं।
देखिए जो पांचवा प्रश्न है वैद्युत धारा घनत्व, ठीक है। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में संबंध क्या होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे कि वैद्युत धारा आई और जे वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में क्या संबंध होगा। तो यहाँ संबंध की बात करेंगे। देखिए इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, जे इजक्वल टू एन ई वी डी, जे इजक्वल टू एन ई अपान वी डी, जे इजक्वल टू वी डी इंटू ई अपान एन, या जे इजक्वल टू एन ई वी डी स्क्वायर। तो देखिए इसका उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हो जाएगा नंबर ए। आप लोग उत्तर जरूर देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, नंबर 6 के प्रश्न की ओर। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अच्छे से मेरे प्यारे स्टूडेंट आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका कमेंट रीड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। चलिए छठे प्रश्न को चलते। छठा प्रश्न देखिए क्या है हमारा, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ही है उसका अपवाह वेग, ठीक है, अपवाह वेग वीडी क्या है हमारा, है अपवाह वेग है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारी, ई होती है। तो यहाँ बात क्या करेंगे, तो ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। इसमें अगर ये सब चीजें दी हों तो इसमें कौन सा ऐसा जो संबंध है, कौन सा संबंध है जो ओम का नियम का पालन करता है। देखिए पहला संबंध हमारा क्या दिया है, वीडी इजकल टू नियतांक, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, या वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई, या वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर बी हो जाएगा, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न चलते। सातवां प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। सातवां प्रश्न वेरी ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उत्तर जरूर कमेंट करिए, सभी लोग उत्तर दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, सातवें का प्रश्न का उत्तर दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर, या ओम मीटर इनवर्स, या ओम मीटर। तो इसके उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कमेंट कर चुके हो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी ओम मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को, आठवें प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आठवां प्रश्न देखिए, प्रतिरोध की बीमा है, प्रतिरोध की बीमा कौन सी होगी, आप इसमें से आपको बताना है। तो देखिए इसमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए इनवर्स, या यम स्क्वायर एल की पावर क्यूब टी की पावर -2 या ए की पावर -2, या यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, या यम एल की पावर 3 टी की पावर -3 या ए की पावर -3। तो इसके उत्तर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। आपको याद कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। 9वां प्रश्न, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम, कूलाम, या न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पेरेंट्स, इसका उत्तर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। आप लोग उत्तर साथ साथ देते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। इसका दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या v r पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे प्यारे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर डी, यानी जो v है r पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। देखिए जो हमारा, अब बात करते हैं आपको, देखिए अगर हमारी ई बराबर जीरो, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग इस प्रश्न को समझ रहे हैं। चलिए हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या कर दें, जीरो कर दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो कर देते हैं तो यहाँ पर कोई बल काम नहीं करेगा। कोई बल जब काम नहीं करेगा तो देखिए अब हम दूरी बढ़ा देंगे, तो अगर जीरो हो गई तीव्रता तो कोई दिक्कत वाली विभव का मान क्या होगा, हमारा सेम हो, क्योंकि यहाँ पर कोई यानी कि आवेश को लाने के लिए कोई कार्य नहीं किया रहा। विभव का मतलब यही होता है कि किसी अनंत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर
लाने में जो कार्य किया था उसे वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसे दूरी पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे जितनी दूरी से ले आइए, चाहे जितनी पास से ले आइए, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वी आर पर निर्भर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः ई तथा वी है। ई तथा वी में संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा, इज इक्वल टू वी अपान आर, ई बराबर वी अपान टू आर, या ई बराबर टू वी अपान आर, या ई बराबर टू आर वी। अब यहाँ पर उत्तर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े रहेंगे लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आया है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लगभग सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर, या वेबर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, इसका उत्तर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न किया जाता है, किससे उत्पन्न किया जाता है आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। केवल गतिमान आवेश द्वारा, ठीक है, या केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, या ए तथा दो दोनों द्वारा, या नॉट नन ऑफ दिस। आपका उत्तर क्या होगा सही स्टूडेंट, आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। केवल गतिमान आवेश द्वारा क्या होता है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। एक धारावाही चालक है जिसके चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होगा कितना होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ए व बी होगा, या नॉट होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 15वें प्रश्न में चलते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 का मान होगा। इसका मान कितना होता है मेरे पेरेंट्स, का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान है, क्या है, जिसकी गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो पथ की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, प्रोटॉन के लिए अधिक, इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे, या दोनों के पथ सरल रेखीय होंगे। अगर इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। क्या होगी, प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के, यानी ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई बी है, कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। क्या है, लगने वाला बल F है। तो देखिए तो लगने वाला बल कितना है, F है, तो वो कितना होगा, Q बराबर Q अपान V इंटू बी, V इंटू बी अपान Q, या Q इंटू V इंटू बी, या V इंटू Q इंटू बी। 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको 20 क्वेश्चन पे अपनी राय देनी है किसका कितना सही आया, उसी हिसाब से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपका 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो आपको 20 प्रश्न के बाद आपको पूछा जाएगा, आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि सर मेरे इतने में से इतने प्रश्न सही थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश के ऊपर लगने वाला बल F का मान क्या होगा। F बराबर क्यू वी बी, या F बराबर क्यू वी अपान बी, या F बराबर क्यू वी अपान वी, या F बराबर बी वी अपान क्यू। तो यहाँ पे उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का 19वां प्रश्न चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए क्या है कि समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा आपको बताते हैं, वी ई वी, या
VE अपान V या V अपान EV या शून्य। तो इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हम लाए हैं कि जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्न के अलावा आपके कोई प्रश्न नहीं आने वाला। ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ कितना होगा, दीर्घवृत्तीय होगा, वृत्ताकार होगा, या परवलयाकार होगा, या रेखीय होगा। तो यहाँ उत्तर की बात करें स्टूडेंट्स, का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा आपका वृत्ताकार। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम समय प्रश्न, आप लोग 20 प्रश्न के बाद पोल अपनी देंगे कि इतने प्रश्न में से इतने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बता दीजिए कितना प्रश्न कितने का सही हुआ। अब एक ऐसा प्रश्न निकलते हैं, कैसा प्रश्न देखिए 21 जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। कौन सा ऐसा मीटर है जिसका प्रतिरोध हमारा उच्चतम होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या मिली अमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें चुंबकीय याम्योत्तर या भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण क्या कहेंगे, उसे हम देखिए नति कोण कहेंगे, द्विपात कोण कहेंगे, ध्रुवण कोण कहेंगे, या क्रांतिक कोण कहेंगे। इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विपात कोण। क्या हो जाएगा, द्विपात कोण हो जाएगा। ठीक है, 23 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, वेरी सिंपल प्रश्न है आपके लिए। ये देखिए आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, आप लोग पढ़े होंगे हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता, परावैद्युतांक या स्वप्रेरकत्व। क्या हो जाएगा इसका, चुंबकशीलता। क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता। ठीक है, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर की बात करें, 25 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एक शुद्ध प्रेरकत्व में, ठीक है, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, हाफ Li², L2Li², या 1/4 Li², या शून्य होगा। ये तो इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा, हाफ Li²। क्या हो जाएगा, हाफ Li²। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 26 नंबर में देखिए प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। आप लोग कमेंट जरूर बताएंगे जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसका दिशा का पता कैसे चलता है, कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम उसकी दिशा का पता लगाते हैं। लेंज के नियम द्वारा, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, या बायोसेवर्ट के नियम के द्वारा, या एम्पियर के नियम के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेंज के नियम के द्वारा। क्या हो जाएगा, लेंज के नियम के द्वारा। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, ओम सेकेंड, या ओम प्रति सेकेंड, या सेकेंड प्रति ओम, या 1/ओम सेकेंड। तो इसके उत्तर की बात करें, इससे उत्तर क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहे क्योंकि लास्ट तक आपको 51 क्वेश्चन पूरा कराएंगे। यहाँ पे कोई यहाँ पे बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें बता दी जाएंगी। एक अमीटर, ठीक है, कोई एक अमीटर है, अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। पाठ्यांक कितना है, 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान कितना होगा, परिपथ में धारा का जो शिखर मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे 4√2 एम्पियर होगा। कितना होगा, 4√2 एम्पियर होगा। आप इसको लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 29 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यदि यदि यल तथा, ठीक है, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व या प्रतिरोध है। यल क्या हमारा प्रेरकत्व है, आर क्या है प्रतिरोध है, तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। यल अपान आर का मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड, सेकेंड, या मीटर। तो इसके उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 30वां प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यल सी तथा आर क्रमशः स्वर प्रेरकत्व, धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं।
निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो आवृत्ति का सूत्र नहीं है? 1/RC, R/L, 1/√LC या C/L? तो इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C/L हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं, इसको आपको बताते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, या नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्वरित आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युता चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 33वां प्रश्न देखिए क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। आप लोग याद कर लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो किसके अनुदिश होती है? यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे, ई इंटू बी के अनुदिश होती है। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आप 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप आंसर करके जरूर बताएंगे कि सर इसका इतना होगा। 35 का सब लोग कमेंट कर दीजिए। यक्ष किरणें होती हैं, रेडियो तरंगे या पराबैंगनी तरंगे किरणें या अवरक्त किरणें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे हो जाएगा। ठीक है, अब 36वां प्रश्न 36वां प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इनमें कौन सी तरंगे हैं जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, उष्मा तरंगे, जल तरंगे, या रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो कौन सी हो जाएगी? उष्मा तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। 37वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें आपका जो अल्फा किरणें होती है, ठीक है मेरे पास, अल्फा किरणें जो होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी अधिकतम फोकस दूरी कितना होती है नीले प्रकाश के लिए? कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह कौन से प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। जो लेंस की फोकस दूरी होती है सबसे क्या होती है? अधिकतम होती है यहाँ। ठीक है, कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। जो कांच वायु का क्रांतिक कोण होता है वह कितना होगा मेरे पेरेंट? कितना? 45 डिग्री से हमेशा कम होता है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप लोग सभी जानते होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, जो नेत्र लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी, अपसारी, बोथ, या नॉट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, वैद्युत चुंबकीय, या यांत्रिक गोली। इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक अनुदैर्ध्य। क्या हो जाएगा? यांत्रिक अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अब 43 क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे पैरों में। 43 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 43 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें आपको क्या प्रश्न है, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे, इसका आप चौथा ऑप्शन जो आपका होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वह तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या जो होती है तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है मेरे पेरेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 44 प्रश्न देखिए, दो स्रोत कला संबंध होते हैं। ऐसे दो स्रोत जो होते हैं कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जो कला संबद्ध होते हैं? तो वो कौन इस प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो होती है जो कला संबद्ध स्रोत का पालन करती है। देखिए एक समान तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं वो पालन करती हैं, या एक समान वेग की, या एक समान आवृत्ति की, या नियत कालांतर की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक समान तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस तरह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का विवर्तन। तो इसमें उत्तर की बात करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलता दिखाई देता है क्योंकि
क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अति सूक्ष्म होती है। ठीक है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव होए जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? क्या होगी यहाँ पे? देहली आवृत्ति से अधिक होगी। क्या होगी? देहली आवृत्ति से जब अधिक होगी। ठीक है, अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाए, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहां पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, वहां पे सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए आपका जो 48 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7वां प्रश्न जो आपके लिए सामने आ रहा है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश आवृत्ति v तथा विरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान कितना होगा? तो h/e के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा इसको शेयर करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके आ जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला कण है, कौन है वह? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब 50वें प्रश्न को चलते हैं। 50वां प्रश्न देखिए क्या है? वह कण जो मूल कण नहीं है, ऐसा कौन का कण है जो मूल कण नहीं है? तो क्या है हमारा? अल्फा कण जो होता है वो मूल कण नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, नाभिकीय बल की प्रकृति क्या होती है? तो जो नाभिकीय बल होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से फिर से दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन ऑप्शन सही होगा? वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या न नाभदीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न नाभदीय। न वही वैद्युतीय होगा, न चुंबकीय होगा, न गुरुत्वीय होगा, जो नाभिकीय बल होगा वह न नाभदीय होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। इसका पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि मौसम सही नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।